हेलो नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है एक बार फिर साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो यूजीसी नेट पीवाईक्यू सीरीज़ में ये है हमारा लेक्चर नंबर 11 हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज़ हम चला रहे हैं। आई होप आपने बाकी के 10 लेक्चर देख लिए होंगे कि किस तरीके से क्लास का पैटर्न रहता है या फिर एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। क्लास में हम किस तरीके से क्वेश्चंस देख रहे हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं, पूरा पैटर्न। ये पीवाईक्यू सीरीज़ है, ये कहीं से बनाए गए क्वेश्चन नहीं है। जो यूजीसी के द्वारा पूछे गए हैं पिछले सालों में वही सब क्वेश्चन है। 2012 से लेकर 2025 तक के लेक्चर्स हमें लगभग कंप्लीट करना है या फिर पूरे पीवाईक्यूज हमें ख़त्म करना है। टारगेट यही है कि 15 से 20 दिसंबर तक ये सारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। तो चलते हम हमारे लेक्चर की ओर। सबसे पहला जो दिया गया है, कुछ लेखक दिए गए और उनके स्टेटमेंट दे रखे गए। तो हम देखते हैं सबसे पहले ओक्शाट ने क्या कहा था, ट्रेवेलियन ने क्या कहा था, कॉलिंगवुड ने क्या कहा था, ब्यूरी ने क्या कहा था। देखो कॉलिंगवुड का जो कहना था वो क्या था, संपूर्ण इतिहास किसका है, विचारों का इतिहास है। ये कॉलिंगवुड का स्टेटमेंट है, ये मुझे बिल्कुल रटा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ मैं। ब्यूरी का कहना क्या था, ब्यूरी जब भी वर्ड आए समझ जाना उसने विज्ञान से रिलेटेड कुछ बोला है। तो इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं। मतलब ब्यूरी का स्टेटमेंट था कि इतिहास विज्ञान है, इससे ज़्यादा ना कम। तो डी का 2 आ रहा है, तो डी का 2 कौन से ऑप्शन में? भाई अभी तो ये 2 ऑप्शन में, लेकिन मेरे पास सी का फर्स्ट हो रहा था। सी का फर्स्ट मेरे पास दो ऑप्शन में, तो मैं या तो मेरा ए हो सकता है या तो मेरा डी हो सकता है। आप देख लेते और स्टेटमेंट क्या दे रखा है। ओक्शाट का क्या कहना था? ओक्शाट का ये कहना था कि सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए का थर्ड। और ए का थर्ड जैसे ही मुझे मिला तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? और लास्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रेवेलियन का स्टेटमेंट क्या था कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं, उसका वास्तविक महत्व शैक्षिक है। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फिर वापस से मैच द फॉलोइंग आ गया है ना। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। देखो जो शैल चित्र थे वो कब के थे, उच्च पूरा पाषाण काल के थे। तो आपका डी का तो 2 हो जाता है। डी का 2 कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए का थर्ड, ठीक है। पूरा पाषाण काल में किस तरीके के बर्तन थे बताओ, चिप्पड़ पाषाण उपकरण। मध्य पाषाण काल की अगर मैं बात करूँ तो मध्य पाषाण काल में किस तरीके से था, लघु पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथिक। और नव पाषाण काल में कैसे मिलते थे, पॉलिश्ड मिलते थे, घिसे मिलते थे। क्लियर है? तो आपका 2 का क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सर्वाधिक हड़प्पाई पूरा स्थल किस नदी के किनारे मिलते हैं? तो सर्वाधिक रूप से जो मिलते हैं वो किस नदी के किनारे मिलते हैं, सरस्वती नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे क्या था बताओ, आपका मोहनजोदड़ो था, ठीक है। और रावी के किनारे क्या था आपका, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने करी थी बताओ, जयराम साइनी। और मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की यह कौन सी विशेषता जो समकालीन अन्य सभ्यता से ज्ञात नहीं होती। मतलब हड़प्पा सभ्यता की यूनिक विशेषता थी जो किसी अन्य कंटेम्प्रेरी जैसे मिस्र, मोसापोटामिया की सभ्यता में नहीं थी, है ना। विशालकाय भवन, हाँ थे भाई, ये तो थे। पत्थर तो थे, मिलेंगे, पत्थर की मुद्रा है। हकीक के मन के भी थे। लेकिन सूती कपड़ा एक यूनिक विशेषता थी हड़प्पा की। हड़प्पा के लोग कपास की खेती करते थे और कपास से क्या बनाते थे, कपड़े, है ना। तो सूती कपड़ा मिलता है हड़प्पा में जो अन्य सभ्यताओं में नहीं मिलता है। यूनानी लोग इसे सिंडोन बोलते थे। फिर मेज द फॉलोइंग आ गई। मेज द फॉलोइंग का कष्ट देख लेते क्या है। क्लियर है? तो मेज द फॉलोइंग क्या बोलती है हमारी, मेलुहा। मेलुहा जो वर्ड है वो किससे किससे संबंधित है, दिलुमन वर्ड किससे संबंधित है, माकन। माकन को मकरान चट, है ना, ये बात होगी भाई, माकन मकरान मिलता जुलता लग रहा है। तो सी का मेरा फोर्थ हो रहा है। तो सी का फोर्थ कौन से ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में मेरे पास, ठीक है। तो मेलुहा की अगर मैं बात करूं तो मेलुहा कौन सा वर्ड है आपका, बताओ मेलुहा कौन सा वर्ड है, सिंध क्षेत्र में ही मिलता है, ठीक है। मेलुहा जो वर्ड है वो सिंधु क्षेत्र से संबंधित ही है, मेलुहा बोला जाता था। फिर उसका दिलुमन, दिलुमन किसको बोला जाता था, उसके बहरीन को दिलुमन बोला जाता था उस समय। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट ये एक ही ऑप्शन में। और सी का फोर्थ, सी का फोर्थ तो हो गया, है ना। डी का क्या हो जाएगा बताओ, थर्ड। डी का थर्ड क्या हो जाएगा, ये रहा मध्य एशिया। क्लियर है इतनी बात? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये कौन व्यक्ति थे, आरपी चांद साहब थे, है ना। इन्होंने भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत दिया था, आरपी चांद साहब ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उत्तर वैदिक काल में पांचाल राज्य का सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? ठीक है, पांचाल था उत्तर वैदिक काल में। महाजनपद वाला जो टाइम पीरियड आने वाला था उसके पहले जो कुछ दार्शनिक राजा थे, तो उसमें एक का नाम क्या मिलता है, प्रवाहन जेविल का नाम मिलता है। ये सब दार्शनिक राजा हुए उस समय के। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सूत्र सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? नियोग प्रथा क्या थी उस समय, प्राचीन समय में ये प्रथा ऐसी होती थी कि अगर किसी पत्नी मतलब जिसकी किसी की पत्नी पति की डेथ हो जाती है तो वो नियोग प्रथा कर लेती थी, मतलब उसके भाई वगैरह से शादी कर लेती थी। इस तरीके का सिस्टम था, ठीक है। मतलब उसके बड़े भाई वगैरह इनसे शादी कर लेती थी उसके, अगर पति की डेथ हो गई तो किसी महिला की।
तो इसका जो जो ये विरोध करता था, ठीक है, ये जो विरोध करता था ये कौन सा था आपका, आप स्तंभ धर्म सूत्र करता था, है ना। सूत्र साहित्य से संबंधित ग्रंथ है ये सारे, तो आप स्तंभ धर्म सूत्र इसका विरोध करता था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कौटिल्य के कई सारे नाम थे, चाणक्य, फिर और बताओ आपका विष्णुगुप्त, है ना, द्विजर्षभ, ऐसा नाम थे इसके, कई सारे नाम थे। तो ये सारे नाम, कई नामों का उल्लेख किसने करा है, अभिधान चिंतामणि में उल्लेख किया गया इसका। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण कुलीन संस्कृति से संबंधित नहीं है, मतलब मेगालिथ महापाषाण कौन सा कल्चर, मेगालिथ कल्चर। मेगालिथ कल्चर आपको मेनली कहाँ मिलता है, साउथ में मिलता है, ठीक है। तो साउथ में मिलता है, तो किस तरीके का, कौन सा, उतनूर, उतनूर एक जगह है ना, ब्रह्मगिरी, चंद्रगिरी और आदिनछल्लूर से आपको महापाषाणकालीन साइट्स मिलती है, लेकिन उतनूर से नहीं मिलती है, ध्यान रखना। तो 10th का क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट। अब यहाँ पर कुछ क्या दे रखा है आपको, 4 लेखक दे रखे और इनके बारे में बताना है कालक्रम। तो ये कौन सा व्यक्ति कब आया, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं ना, देख लेते फिर भी। टेसियस तो पहले आया था भाई, टेसियस है, ये सब किसके साथ आए थे, सिकंदर के साथ आए थे। हेरोडोटस तो उसके पहले था, लेकिन भारत कभी नहीं आया वो, लेकिन टेसियस जो आया था वो सिकंदर वाले समय की बात है ना ये। तो टेसियस तो सबसे पहले था ही सरी। फिर उसके बाद जो आपका आ जाएगा स्ट्रेबो, टेसियस के बाद आता है आपका स्ट्रेबो, टेसियस के बाद कौन आएगा आपका, स्ट्रेबो आएगा। फिर उसके बाद प्लीनी और फिर लास्ट में कौन आएगा, टॉलेमी, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ना। प्लीनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई थी, ठीक है। तो ये किताबें हैं, जब आप पढ़ते हो ग्रीको रोमन लेखक के बारे में तो उनका कालक्रम आपको पता होना चाहिए। तमिल लेखकों के तीसरे महान संगम की पीठ क्या थी, बताओ, मदुरै थी भाई, मदुरै थी, है ना। अरे मदुरै में ही हुए थे, सबसे पहला भी मदुरै में होता, फिर उसका दूसरा कहाँ होता, अलवे नामक जगह पर होता, कपाटपुरम नामक जगह पर, और तीसरा वापस से मदुरै में ही हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन से नगर में पुरातन काल के दौरान बंदरगाह नहीं था, मतलब बंदरगाह वाला क्षेत्र नहीं था। तो तूतीकोरिन, ताम्रलिप्ति, पुंपुहार, नागपट्टनम। ताम्रलिप्ति पुंपुहार तो था, ये तो मेरे को पता है, नागपट्टनम भी बंदरगाह था, तूतीकोरिन नहीं था, ध्यान रखना, तूतीकोरिन बंदरगाह नहीं है। 13 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। थोड़ा सा फास्ट ही चल रहा हूँ मैं, है ना, मुझे सिर्फ ये सीरीज आपको पहुंचाने से मतलब है कि कैसे क्वेश्चंस है। अरे इनको लगा लिया एक बार तो झिंगा लाला लाइफ, है ना। मान लो अगर इसमें से 10 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए, है ना, और आपने 150 क्वेश्चन में से अगर आपने 90 क्वेश्चन की तैयारी करी और ये 10 क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू से निकाल के ले गए, जेआरएफ हो जाओगे आप, बधाई हो जाए ये आपको कि भैया जेआरएफ हो गए आप, ठीक है। जेआरएफ हो गए फिर तो आप पीएचडी होल्डर हो जाओगे भैया, सबसे ऊपर निकल जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल प्लस जेआरएफ, डबल धमाका हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, बताओ, कौन से, ये कुछ विचित्र टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, कौन सी चीज कैसे आई थी भारत में, है ना। रोमक सिद्धांत कहाँ से आया था, किसके प्रभाव से आया था, राउलेटेड मृदभांड किससे संबंधित आए थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, ए का 2, है ना, यूनानी प्रभाव से रोमक सिद्धांत आया था। बी का क्या हो जाएगा, राउलेटेड मृदभांड किससे आए थे, अरबों के प्रभाव से आए थे, सॉरी अरबों के नहीं, अरबों के प्रभाव से तो बीज गणित आई थी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये तो इससे हो गया। तो बी का थर्ड क्या हो जाएगा, एक सेकंड, ये यूनानी प्रभाव हो गया, रोमक सिद्धांत। फिर राउलेटेड रोमी प्रभाव, सुर्खी जो संबंधित है किससे, कुषाण प्रभाव से। और बीज गणित किससे संबंधित है, अरबों के प्रभाव से संबंधित है। क्लियर है। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 का क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के नामों का एक साथ जिक्र होता है। ये पॉइंट की बात है भाई, ये कौन सा अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मैंने आपको बताया था यहाँ पर 3-4 शासकों के नाम मिलते हैं, अशोक, चंद्रगुप्त, फिर आपका रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, ये 4 नाम आपको मिलते हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। क्लियर है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, ये जो ग्रंथ दे रखे हैं इनको किसने लिखा, सांख्य दर्शन किसने लिखा था, कपिल ने, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। तो सी का 2 कौन से ऑप्शन में, 2-3 ऑप्शनों में। न्याय दर्शन के कौन थे बताओ, वैशेषिक दर्शन के कौन थे, कणाद थे। तो बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 किस में आ रहा है, एक ऑप्शन में आ रहा है, 2 ऑप्शन में आ रहा है ना, पूरा ही पता होना चाहिए भैया, ऑप्शन बहुत खतरनाक है। न्याय दर्शन के कौन आ जाएंगे बताओ जल्दी से, न्याय दर्शन के कौन थे, गौतम, ठीक है। और मीमांसा के कौन थे आपके, जेमिनी साहब। तो डी का फर्स्ट कहाँ पर हो जाएगा, ये भी ये हो रहा है, ठीक है। ए का फोर्थ किस में आ रहा है, एक ऑप्शन में आ रहा है। क्लियर है। तो 16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए होगा क्या, मेरे हिसाब से सी आंसर होगा ना। ये देखो, ए का 4th, बी का 3rd, बी का क्या हो रहा है, 3rd हो रहा है, सी का 2 हो रहा है, और डी का 1 हो रहा है। तो सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन बहुत क्लोज थे, चारों ऑप्शन पता होना चाहिए ना।
सातवाहनों के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। अरे सही बात है कि नहीं किए थे, उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। हाँ ये बात नहीं पूछा है ना भाई, जारी नहीं किए ये बात तो सही हो गई, लेकिन जारी किए ये बात तो गलत हो गई ना, उसने गलत ही तो पूछा है। शीशे के सिक्के चलाए उन्होंने और पोटिन के भी चलाए, ये भी बात सही है। चलो क्लियर है इतनी बात? हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन फिर क्या दे दिया, फिर मैच द फॉलोइंग दे दी। कोडुनमल, गंगईकोंडन, महाबलीपुरम और पुम्पुहार। अब ये क्या था, पुम्पुहार तो बंदरगाह था, ये अभी अपन ने देखा। महाबलीपुरम क्या है, पल्लव मंदिर है ना। तो ये दो तो हो ही गए, तो डी का फर्स्ट किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 18 का क्या हो जाएगा, डी का फर्स्ट है क्या? नहीं, डी का आपका सेकंड है, तो डी का सेकंड किस में आ रहा है, ये दो ऑप्शन है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है, और फिर उसका सी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट, तो ये भी इसमें ऑप्शन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा डी। ये देख लेते, ए का थर्ड व्यापारिक केंद्र था कोडुनमल, और आपका गंगई कोंडन क्या था, ये चोलों की राजधानी थी, ध्यान रखना। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मालव काल की गणना किस संवत से की जाती थी? देखो, शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत और कली संवत। कली संवत कब से कब तक था बताओ? 3102 बीसी। गुप्त संवत कब था? 319 एडी। शक संवत कब था बताओ? आपका 78 एडी। और विक्रम संवत कब था आपका? 57 बीसी। और इसी को मालव संवत भी बोलते हैं, है ना। तो 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें तमिल वासियों की व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में प्राप्य मिला है? ठीक है, कौन सा ग्रंथ है? शिल्पाधिकारम में मिलता है, तमिल महाकाव्य कह सकते हो आप इसको, शिल्पाधिकारम को। ठीक है, शिल्पाधिकारम इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। दक्कन के प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक कौन है? कुरल ने क्या लिखी थी? तिरुवल्लुवर। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा, डी, तिरुवल्लुवर के द्वारा कुरल लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? तोलकप्पियम में क्या मिलता है? तिरुकुरल में क्या मिलता है? ठीक है, शिल्पाधिकारम में क्या मिलता है? और परिपाटल में क्या मिलता है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, या यूँ कह सकते हो। तोलकप्पियम में क्या है? एक तमिल व्याकरण की किताब है, तमिल व्याकरण की किताब है तोलकप्पियम। तिरुकुरल देखो, ए का थर्ड हो गया, तो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में। तिरुकुरल में क्या मिलता है? जैन दर्शन से संबंधित है। फिर उसका शिल्पाधिकारम में क्या मिलता है? प्रेम कथा है, शिल्पाधिकारम इस प्रेम कथा। परिपाटल क्या है? दर्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिलता है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख। भोजदेव के ग्वालियर अभिलेख में जो मंदिर है ना, चतुर्भुज मंदिर है मेरे हिसाब से, वहां पर शून्य का प्रमाण मिलता है। तो भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिलता है? भोजदेव के ग्वालियर अभिलेख में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये आ गया कथन, फेवरेट क्वेश्चन हो गया। अरे आसान क्वेश्चन रहता है, दिखता भयानक है लेकिन रहता आसान है। भयानक क्वेश्चन है, ठीक है, कि भयानक नहीं है, अरे भयानक नहीं होता है, बहुत आसान होता है। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम सहित कतिपय उत्कृष्ट शैल खचित हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था। हाँ ये बात भी सत्य लग रही है। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन था और बाद में वो क्या हो गया था, शिव बन गया था। अब ये दो बातें अलग अलग है यार, क्या लग रहा है आपको? दोनों बातें एक जैसी है क्या? इसका इससे कोई लेना देना है क्या? लेना देना हो तो बताओ मुझे। हाँ लेना देना है, क्या अलग अलग है? अरे सीधी सी बात ध्यान रखो आप कि ये वाली जो बात है, दोनों बातें इंडिविजुअली सही है, लेकिन वो जब जैन था पहले, फिर बाद में शिव बन गया, जब भी तो मंदिर बनाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है। ये लेना देना ये होता है, ये पकड़ना पड़ेगा आप। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि लेना देना है कि नहीं है, दो बातें अलग अलग है, लेकिन उसकी वजह से उसने ऐसा करा, है ना, ये पकड़ना पड़ता है इसमें कारण में। तो ए इज करेक्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 25, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये बताना है आपको, क्रम बताना है, ऐसे क्वेश्चन मेरे को भी नहीं आते, है ना, मैं तो तुक्का ही चलाता हूँ फिर ऐसे क्वेश्चनों में। हाँ ये कि थोड़ा मोटा मोटा अंदाजा होना चाहिए कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। जैसे राजराज फर्स्ट के बाद राजेंद्र आया, ये मेरे को क्लियर है ना। तो राजराज फर्स्ट के बाद राजेंद्र आया, मतलब फर्स्ट के बाद थर्ड आएगा, तो जहां फर्स्ट के बाद थर्ड दिख रहा है वो आपका हो सकता है जहां पर थर्ड पहले। ठीक है, थर्ड पहले, देखो समझ लेते हैं अपन इसको, थर्ड पहले और फर्स्ट बाद में, मतलब राजेंद्र जो चोल है वो बाद में आया और राजराज फर्स्ट पहले आया, है ना, ये बात समझना। ठीक है, तो थर्ड के आगे फर्स्ट है, तो ये एक ही स्टेटमेंट में। सबसे पहले जो आया था वो आदित्य चोल था, फिर उसके बाद परांतक चोल था, और फिर उसके बाद आपका राजराज चोल था, और फिर लास्ट कौन सा आ जाएगा आपका? राजेंद्र चोल आ जाएगा। राजेंद्र चोल बाद में था, है ना, राजराज फर्स्ट के बाद में राजेंद्र था। कंफ्यूजन होता है दो तीन नामों में, एक जैसे नाम रहते हैं। तो आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारी PDF भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है,
और अच्छा लग रहा हो, सीरीज़ एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। जैसे मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन कुछ खास लोगों के पास या फिर जो लोग पढ़ाई कर रहे हो उनके पास ये चीज़ें पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिली जाएगी, और ये हमारी इंस्टा आईडी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, 12वें लेक्चर की ओर जाएंगे इसके बाद हम। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।